नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, जैसे कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 25 नवंबर 2020 को जो है आपका पेपर है। और जो पेपर निरस्त हो गया था उसी का दोबारा पेपर हो रहा है। तो क्या उसमें हमने देखा था कि काफी ऐसे प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके कंपटीशन लेवल पर भी थे, पर ओवरऑल आपका पेपर जो था उसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, एक क्विक रिवीजन के तौर पर जितने भी आपकी पवन सीरीज, राजन सीरीज, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम एक साथ सभी देखेंगे, ताकि एक साथ सारी चीजें आपकी रिवीजन हो जाए। तो सभी हम केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कोर्स हम ऑलरेडी बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एक एक चैप्टर वाइज ऑलरेडी करा चुके हैं, इसीलिए हम केवल केवल यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 0.5 हेक्टेयर दे रखा है, और यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये हेक्टेयर में जो वैल्यू दे रखी है इसको आप कैसे चेंज करेंगे इस मीटर में। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्न में जब दो वैल्यू दे रखी हो, एक हेक्टेयर में दे रखी है, यहाँ पर एक मीटर में दे रखी है, तो आपको दोनों वैल्यू को एक जैसा करना होता है। आप हेक्टेयर को मीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर को हेक्टेयर में चेंज कर लीजिए। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 5000 वर्ग मीटर होगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है। तो एक हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 वर्ग मीटर। अब एक हेक्टेयर की 10,000 है तो 0.5 मतलब आधा हेक्टेयर 5000 के बराबर हो जाएगा, और प्रश्न में 0.5 हेक्टेयर ही दे रखा था। तो यहां पर आप 5000 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। ये भी आपका मीटर में है और ये भी आपका मीटर में, मतलब वैल्यू तो आपने समान कर ली। प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए। अब प्रश्न में आयताकार मैदान की बात की जा रही है। आयत की जब बात की जाती है तो आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर भुजा को लेकर लिखा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि लंबाई चौड़ाई दी है, एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, इस टाइप से भी आप क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। भुजा गुणे भुजा आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। आप एक भुजा गुणे दूसरी भुजा इस टाइप से लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्षेत्रफल की जगह 5000 रख देंगे, जो कि आपने यहाँ ऊपर निकाला। भुजा एक आपको 125 प्रश्न में दे रखी है, एक भुजा 125, तो दूसरी भुजा आप यहां से निकाल सकते हैं। 5000 बटे 125 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण आपको दे रखा है x/3 प्लस x प्लस 2 बराबर 10। इसको हल करना है, 2016 में पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर 3 दे रखा है, इसको आप गुणा कीजिए कि 6 बार कितनी बार में जाएगा, तो 3 दूना 6 होता है, और 2 को ऊपर x से गुणा कर दिए 2x। इसी प्रकार आगे भी 3x और बराबर 10 आ जाएगा। तो 3 और x और 2x जुड़ जाएगा, 5x बटे 6 बराबर 10 हो जाएगा। इसे आप त्रिया गुणा कर दीजिए, तो 5x को 1 से गुणा करेंगे 5x रहेगा, 10 को 6 से करेंगे तो 10 गुणे 6, 5x बराबर 60, x बराबर 60 बटे 5, यानी x का मान 12 आपका यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा। एक प्रश्न आपका आया था कि एक कक्ष की लंबाई आपको 11 मीटर दे रखी थी, चौड़ाई आपको 8 मीटर दे रखी थी, ऊंचाई आपको 5 मीटर दे रखी थी, तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस इसको रट के रखिएगा, बाकी सारी वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है। अगर इस पर बेस्ड कोई और भी प्रश्न आता है तो आप कर ले जाएं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बाकी वैल्यू रख के आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर 10 देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न आया था, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। x² प्लस 1/x² का मान आपको ज्ञात करना था, जबकि x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा है। इस प्रकार का प्रश्न, सेम वैल्यू बदली जा सकती है पर प्रश्न जरूर आता है। तो आपको क्या करना होता है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है इसको आपको, फॉर्मूला एक होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, उसके आधार पर चेंज करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको दे रखी है ये वैल्यू, इसमें आप क्या करेंगे, दो जो है, या इसका और बेहतर तरीका ये हो सकता है कि जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x बराबर 2, इसको आप क्या करिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो जब इधर वाले x प्लस 1/x स्क्वायर में वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab का। तो कुछ इस प्रकार से होगा, देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। x ये लिखा तो हुआ है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x आपका होगा और इंटू 1/x। तो ये x से x कट जाएगा, बचेगा तो केवल 2, इसलिए यहाँ पर यहाँ तक जो है वो लिखा हुआ है। और दूसरे पक्ष में 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो एक तरफ आपका 4 आ जाएगा।
फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2 दे रखा है प्लस का, ये आप 4 के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और प्रश्न में देखिए इसी का तो मान पूछा गया था, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी आप क्या कहेंगे, आंसर आपका 2 जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न करने की प्रैक्टिस अवश्य रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है डीएलएड के पेपर में। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, कुछ संख्या उनको आरोही क्रम में जो है वो लिखना है। इसके लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी बटे वाली संख्या है, जिन्हें हम हर वाली संख्याएं कहते हैं, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो हर वाली संख्याओं को आपको बराबर करना होता है। इसके लिए इन तीनों संख्याओं का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, वही जो आप ऊपर प्रोसीजर मैंने बताया था सेम वैसे ही हो जाएगा। ऊपर सारी वैल्यू आ जाएंगी। 63 के साथ तीनों को अलग कर लीजिए, माइनस बाहर सब में लगा ही हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो -49/63 -15/63। जब तीनों में हर बराबर हो जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी जो है वो छोटी है। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, इसीलिए -49/63 आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी नहीं छोटी संख्या है। और जो -42/63 है वो उससे, क्योंकि आरोही क्रम क्या होता है, आप छोटे से बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक टाइप प्रश्न आपका इस प्रकार से भी आता है कि आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको क्या करना होता है, इसको सरल करना होता है। तो आप कुछ ना करिए, इतना जरूर ध्यान रखिए कि जहां पर ए बी की वैल्यू ए बी है, वहां पर ए बी को ए बी के साथ आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, सेम ए स्क्वायर के साथ आप करेंगे और सेम संख्या के साथ संख्या, तो आपका लास्ट में आंसर निकल आएगा। जो प्लस साइन है माइनस साइन है उनका विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। इसी प्रकार देखिए मल्टीप्लाइड भी आता है इसी प्रकार। तो x की पावर जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप x की पावर लास्ट में लगाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 ही तो होगी आपकी। इसी प्रकार y में 3 है, 2 है तो 5 ही तो होगी। z है 1, यहाँ पर 2 है तो 3 ही तो होगी, और 15 यहाँ पर है, 4 यहाँ 15 चौको 60 तो होगा। तो इतना आसान सा प्रश्न होता है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ के मत आइएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 46 वाला, कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको 87 दे रखा है और द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, आप 3 क्रमागत संख्याओं को मानते हैं। एक संख्या जैसे आपने x मान ली, तो अगली क्या मानेंगे, x+1। जैसे कि x की जगह आप 1 रखिए तो x+1 2 ही तो होगा, यानी कि 1 + 1 2 ही तो होगा। इसी प्रकार अगली संख्या x+2 होगी, यानी कि यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखें तो 1 + 2 3 तो होगा। तो ये देखिए क्रमागत संख्या है, तो बस इस प्रकार से संख्या आप मान लेंगे। अब कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87, यानी इन तीनों का योग आप कर लीजिए, x + x+1 + x+2 बराबर 87। यहाँ से x की वैल्यू आप 28 निकाल लेंगे। और प्रश्न में कह रहा है द्वितीय क्रमागत संख्या का मान, द्वितीय आपने x+1 को माना है तो x+1 यहाँ से रखेंगे, x की वैल्यू आपने 28 रखी, 28 रखेंगे और 1 की जगह 1 रखेंगे, 28 + 1 29 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जाता है, ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछा है, द्वितीय संख्या ना पूछकर आपसे तीनों संख्याओं का ये पूछ लिया जाए कि भाग क्या होगा। मतलब प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा उसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि द्वितीय संख्या आपसे नहीं भी पूछी गई और आप निकाल के चले आए। यहाँ प्रथम भी पूछा जा सकता है, अंतिम भी पूछी जा सकती है। कुछ प्रश्न आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी आते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि फार्मूला आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लंबाई है, चौड़ाई है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। 2018 में ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई भी आप कह सकते हैं। और 10 और 6 दे रखा है, 2 गुणे 10 + 6, 10 + 6 16, और 16 दूना 32 आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है ये आपको बताना है। बस इस प्रश्न को करने के लिए एक वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और वो ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर के बराबर होता है। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप जो वैल्यू दे रखी है उसको आप चेंज कर सकें, क्योंकि प्रश्न में बर्तन में कितने लीटर पानी है ये जो है वो पूछा गया है। बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्न में देखिए x क्यूब का मान 7800 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है बर्तन में पानी के लिए, ये जो आपने मान ऊपर दे रखा है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.8 लीटर जो है आपका आ जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी आपसे एक ना एक प्रश्न लघु में पूछ लिए जाते हैं। बाकी ये तत्समक का अव्यय, सहचर, प्रगुण, ये सारी चीजें मैंने अलग से बताई थी, तो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सब आपसे बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी एक बार देख सकते हैं आप। एक होती है आपकी, अगला देखते हैं समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न आया था। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
यदि एक समचतुर्भुज जो है उसके विकर्ण आपको 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। बस ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण आपके 26 और 12 दे रखे हैं तो उसी की जगह बस मान रख देंगे 1/2 गुणे 26 गुणे 12, 156 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका डीएलएड 2019 में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था कि दो परिमेय संख्याएं आपको दे रखी थी जिनका योगफल मतलब दे रखा था -1/3। इनमें से एक संख्या आपको -5/18 दे रखी थी तो दूसरी संख्या आपको बतानी थी। इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, जैसे दूसरी संख्या जो बतानी होती है उसी को आप x जो है मान लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है तो आप क्या करेंगे, x प्लस और -1/3 है, नहीं इसका योग जो है इसके बराबर है, यानी कि ब्रैकेट में -5/18 आप करेंगे और ये किसके बराबर होगा, तो -1/3 के बराबर होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, जो प्लस और माइनस है जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसीलिए x -5/18 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। तो x -5/18 बराबर होगा माइनस का 1/3 के। अब यहाँ से आप इस x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, इसको उधर ले जाकर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और नीचे एलसीएम लेकर आप -1/18 आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। डीएलएड 2019 के में ही प्रश्न आपका ये भी आया था, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था जबकि x की वैल्यू भी आपको दे रखी थी। तो खेत की भुजा आप 3x + 17 मीटर प्रश्न में दे रखी है वो लिखेंगे। x की वैल्यू जो यहाँ पर -3 दे रखी है, आप क्या करेंगे, इसको इसी में पुट कर देंगे। तो 3 × -3 + 17 बराबर आपका जो निकल के आएगा यहाँ से 8 मीटर निकल के आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, यहाँ पर खेत जो है वो एक वर्गाकार खेत है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आप लगाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुणे भुजा होगा और यहाँ पर भुजा आपने निकाल ली 8 मीटर, तो 8 × 8 आपका 64 वर्ग मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखते हैं, डीएलएड 2019 में ही आया था। समीकरण आपको एक दे रखा है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x प्लस 2x/5 में x का मान। इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेके केवल x की वैल्यू निकालनी है और आसानी से आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। आया था डीएलएड 2019 में, इसलिए मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया। इस टाइप का भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में काफी पूछा गया है कि चित्र दो दे रखे हैं बीसी और पीक्यूआर और दो समरूप त्रिभुज हैं जिसमें बीसी की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर, एबी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, क्यूआर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से अलग अलग दे रखी है। तो भुजा PQ की माप आपको बतानी है। बस इस टाइप के प्रश्न आपको क्या करना होता है, जिस प्रकार समरूप की बात कर ली जाती है तो सेम वही वाली जो भुजा है वो आपको इस प्रकार से बटे में रख लेनी है। जैसे BC/QR, देखिए BC आपका कहाँ है, नीचे है और QR भी इसमें नीचे है, तो BC/QR बराबर होगा AB जो है ये वाली भुजा बटे PQ के। यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए, केवल PQ के मान आपको प्रश्न में देखिए निकालना है, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके आप PQ की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। टैली चिन्ह लगाकर आपका ये प्रश्न बारंबार 10 सारणी वाला एक ना एक अवश्य पूछा जाता है, तो आपका 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो संख्याएं दे रखी होती है उनको आरोही यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में रख लेना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर बारंबारता सारणी आपको बनानी है, तो वर्ग अंतराल एक तरफ लेंगे। वर्ग अंतराल में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर 12, यहाँ 16 है, तो आप 10 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, दो बना सकते हैं अंतराल, एक 10 से 15 का, एक 15 से 20 का। अब ये देखना है 10 से 15 के बीच वैल्यू जो आई है वो कितनी बार आई हैं, जैसे कि 12 एक दो बार आया है, 13 दो बार आया है, तो इस प्रकार को टोटल गिनेंगे तो 9 बार आया है, तो बारंबारता में उतनी बार वो वैल्यू लिख देंगे। टैली चिन्ह में क्या होता है, जैसे 9 आपको दे रखा है तो टैली चिन्ह में जैसे कि 9 आपको दर्शाना है तो इस प्रकार से 4 डंडी खींचिए, पांचवी वाली को लिखने के लिए आप पांचवी लाइन ना खींचकर इस प्रकार से तिर्यक काटते हैं और 9 और लिखना है, 5 हो गया, 6 7 8 9 इस टाइप से हो गया। अगर 10 होता तो एक बार और हम क्रॉस कर देते। तो बस आपको ध्यान रखना है टैली चिन्ह और कौन कौन से यहाँ पर कॉलम बनेंगे, इस प्रकार 15 से 20 में भी देख लेंगे, बारंबारता 3 होगी, टैली चिन्ह भी आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो शून्य होती है। आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली होती हैं। ऋणात्मक भी जब शामिल कर ली जाती हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल कर ली जाती है। प्राकृतिक में शून्य नहीं होता है, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए।
एक प्रश्न आपको इस टाइप का भी देखने को मिलता है कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी हो है आपको और समय दे रखा है और कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय पर आधारित एक प्रश्न दे रखा होता है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें जैसे दूरी पद पूछा गया है तो यहाँ पर आपकी जो चाल दे रखी है वो और गुणे आपका समय दे रखा है वो, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। किस चीज को समझिए, चाल बराबर दूरी बटे समय आपका होता है फॉर्मूला। अब जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर दूरी पूछ ली गई तो समय उधर चाल से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। समय पूछ लिया जाए तो चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी फॉर्मूले में जो भी आपसे पूछा जाए आप निकाल लीजिएगा। ये वाला प्रश्न मैंने अभी करा दिया। मैंने पहले ही कहा कि ये प्रश्न हर साल एक ना एक अवश्य पूछा जाता है, जिसमें वैल्यू एक दे रखी होती है, इसका स्क्वायर का मान निकालना होता है। आपको दोनों पक्षों का वर्ग करके जो भी सेम प्रोसीजर मैंने बताया था वैसे ही मान निकालना होता है। यदि आपने प्रश्न नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो अवश्य जो है वो कर लीजिएगा। त्रिभुज जो है इस पर भी ऐसा प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज के आधार की माप। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। बस इसमें सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल, आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। बस आपका वहां से आधार का मान निकल आएगा। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है, वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसको आपको सरलतम रूप में बदलना होगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट देखिए, जो एक्स स्क्वायर है वो तो है, पर 9 जो है आपका एक स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि बटे में भी 27 है तो वो एक्स की क्यूब के साथ ही दे रखा है। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 27 उसे 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो आपका क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके लिए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लिखा गया है। बटे में जो फॉर्मूला लगा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा है, एक्स क्यूब माइनस बी 3 क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही आपका बी स्क्वायर यानी 9 लिखा हुआ है, ए बी मतलब एक्स इंटू 3 यानी कि 3x, और ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला जो एक्स माइनस 3 है इस वाले एक्स माइनस 3 से कट जाएगा, एक्स प्लस 3 ऊपर बचेगा और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बचेगा। तो जितने भी फॉर्मूले हैं बेसिक वाले वो भी आपको रटे होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रश्न जो है वो कर पाएंगे। ये देखिए प्रश्न डीएलएड 2018 में भी जो अभी हमने देखा सेम उसी पर बेस्ड भी पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 है, तो 1/a प्लस ए, सेम वही प्रश्न है जो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करके बताया था ना, वही सेम ये प्रश्न है। वैसे ही आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रखना है। देखिए ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर आपका मान क्या होता है, फॉर्मूले का ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, बी मतलब 1/a है, और प्लस 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू 1/a। तो ए से ये वाला ए तो कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। ये जो मान दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये प्रश्न में आपको 2 दे रखा है, तो इसकी जगह 2 आप वैल्यू रख देंगे। 2 यहाँ से बचेगा क्योंकि इस ए से ये ए कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसके बराबर, a प्लस 1/a का जो स्क्वायर है वो आपका 4 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है उधर जाएगी तो रूट में आ जाएगी, अंडर रूट में 4, जब बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो a प्लस 1/a की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो मतलब करने का तरीका वही है, बस फॉर्मूला आपको वही यूज होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आप समझ पाएंगे आपकी इस प्रश्न को कैसे करें। बात करते हैं अब हमारा प्रश्न नंबर 76। इस टाइप का प्रश्न आपका इस बार भी जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2020 में पेपर हुआ है, प्रश्न आया था, और ये प्रश्न आपका बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न में बस जो इसकी लैंग्वेज है उसको ध्यान रखिए कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां। इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या करना होता है, आपको 2025 का वर्गमूल जो है वो निकालना होता है, और 2025 का वर्गमूल 45 निकल के आ जाएगा। इस चीज को मैं काफी बार बता चुका हूं कि जब ओवरलैपिंग होती है, उतनी ही पंक्ति उतने ही पौधे, तो आप इसी प्रकार वर्गमूल निकालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं प्रीवियस ईयर में, और ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न आप सब घटा सकते हैं नॉर्मल, कि इतने बालक इतनी बालिकाएं कितनी अधिक हैं, नॉर्मल घटाना वगैरह आपको आता है। रेशियो का प्रश्न आपसे एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपका समानुपात का एक प्रश्न पूछा गया है कि 9 अनुपात x समानुपात x
अनुपात 16। ये आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन। एक एक चैप्टर में आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी करा चुका हूँ। आप आगे की तैयारी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ये होता है कि बीच वाली जो संख्या है इनको इस प्रकार से गुणा कीजिए और बाहर वाली संख्या इनको इस प्रकार से गुणा कीजिए। यानी x को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 16 गुणे 9 आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब 16 नवैया कितना होता है आपका 144 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 के बराबर आएगी और एक्स बराबर होगा अंडर रूट में 144, तो 12 बराबर में 144 होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी 12 जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने पहले ही कहा है कि एक आधा चैप्टर आपको थोड़ा सा आगे देखकर चलना चाहिए, एक आधा प्रश्न आपसे वहां से पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अभी तक हम अति लघु देख रहे थे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं और वीडियो को अन्य छात्रों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो जुड़ते रहें और जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं और लोगों को भी फायदा मिलता रहे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर, दो चीजें जो है वो करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD जो है आपका एक वर्ग है। आप कहेंगे बिल्कुल साइड में चित्र बना हुआ है, ABCD एक वर्ग है। वर्ग की भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी। वर्ग की जब बात की जाए तो चारों भुजाएं आपकी 7 हो जाएंगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। फिर कह रहा है प्रश्न में कि वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना करनी है। तो ये वृत्त जो है आपका अंदर, इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि 2πr होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रश्न में 2πr में यानी जो सूत्र है उसमें r होता है यानी कि त्रिज्या होता है। प्रश्न में तो आपको वर्ग की भुजा दे रखी है यानी कि आपको वृत्त जो दे रखा है इसकी त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या को इस प्रकार से जो है वो बना सकते हैं। त्रिज्या जैसे आपने बना ली। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर जो वर्ग की यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेम इसी के जस्ट बराबर, यानी कि वृत्त का अगर हम व्यास खींचते हैं इस प्रकार से तो ये वृत्त की जो एक भुजा है उसके सेम बराबर होगा क्योंकि सेम देखिए वहीं से वहां तक है, ये भी a और d की वैल्यू इसी प्रकार वहां तक है। यानी आप क्या कहेंगे, वृत्त का जो व्यास है वो आपका 7 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। और आपको प्रश्न में जो वृत्त की परिधि का आपने सूत्र लिखा है उसमें आपको चाहिए त्रिज्या। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 7/2, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर आपको वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। वृत्त की परिधि आपको निकालना है। 2πr में जो r है उसकी वैल्यू आपको क्या रखना है, 7/2 रखना है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इस 7 से 7 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। BTC 2015 में ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का एक पेपर 2015, 16, 18, 17 जितने भी आपके हो चुके हैं एक सत्र को छोड़कर, क्योंकि एक सत्र शून्य कर दिया गया था, मैंने सभी करा रखे हैं। 2020 वाला जो इस बार हुआ है वो तक मैंने करा रखा है। उन सभी को अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि मैंने नोटिस किया है इतने सालों से कि प्रीवियस ईयर बेस्ड बहुत क्वेश्चन डीएलएड में आने लगे हैं, अब रिपीट होने लगे हैं। कई बार तो एज इट इज वही सेम वैल्यू भी दे दी जाती है। तो प्रीवियस ईयर अवश्य देख के जाइएगा। ये प्रश्न आपका 2015 में ही पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न में ये चीज आपको देखना होगा, ये जो आपका चित्र बना हुआ है ये DE की जो वैल्यू दे रखी है, ये बटे वाला जो बीच में दे रखा है ये 1/2 हाफ, टोटल हाफ जो BC है इसके बराबर हो जाएगा। बस इसी के आधार पर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। BC जो है उसकी वैल्यू प्रश्न में 6 सेंटीमीटर दे रखी है, BC की माप वहां पर आप रख देंगे। DE जो है यहाँ से 3 सेंटीमीटर निकल आएगा। प्रश्न में क्या कह रहा था कि BC और DE में संबंध क्या होगा, तो संबंध BC/DE जो है आप मान दोनों ही निकाल लिए आपने तो दोनों रख भी सकते हैं। मेन आपको बस इतना ध्यान रखना है DE बराबर हाफ BC इसके बराबर होगा। अगला प्रश्न आपका है, एक समबाहु त्रिभुज आपको जो है उसकी ऊंचाई दे रखी 3√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है और ये जो इन्होंने तरीका दे रखा है बिल्कुल बेकार है। आपको बस सूत्र पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का। तो इसको ये बवाल आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है आपका h बराबर √3/2 इंटू भुजा। ये आपका इतना साधारण सा सूत्र याद कर लीजिए। जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो प्रश्न में 3√3 दे रखी है, यानी कि h की जगह आप क्या रखेंगे 3√3 रखेंगे और बराबर होगा किसके √3/2 और बटे या साथ में a यानी कि भुजा। प्रश्न में आपको भुजा ही चाहिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, भुजा चाहिए होगी और वो यहां से निकलेगी a की वैल्यू से। देखिए ये √3 से ये √3 कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि भुजा a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी।
मात्र इन 3 लाइनों से। इन्होंने इतना बवाल यहाँ पर किया है और मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, इन्होंने बाकी बचा बवाल यहाँ नीचे भी किया है। तो इतना लेंदी प्रोसीजर कुछ नहीं है। ये 6 देखिए यहाँ से निकल के आया, बस एक सूत्र ध्यान रखिए। अब त्रिभुज की भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। क्षेत्रफल प्रश्न में पूछा गया था, क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपने 6 निकाल ली, 6 यहाँ पर रख देंगे, √3/4 इंटू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 और 4 से काटेंगे तो 4 9 36, तो 9√3 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक ऊंचाई का और एक क्षेत्रफल का, दोनों ही याद रखिएगा। 7 वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, 121 लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप वर्गमूल निकाल देंगे, 11 होगा। इसी प्रकार 64 का, इसी प्रकार इसका भी, इस प्रकार इसका, बाद में आखिरी में जोड़ देंगे। 8वां प्रश्न जो है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, 12 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपका जो फॉर्मूला है, तो बस इसका साधारण सा एक सूत्र होता है, MDH। आप जानते हैं MDH मसाले आते हैं, MDH। बस बराबर में भी क्या लिखना है आपको, MDH। यहाँ पर M1 D1 H1, M2 D2 H2। अब ये M क्या है, M है मैन, यानी कि कितने आपको प्रश्न में व्यक्ति दे रखे हैं, मजदूर दे रखे हैं, मनुष्य दे रखे हैं। जैसे प्रश्न में 30 मजदूर दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, M1 की वैल्यू 30 रखेंगे। D1 क्या है, डे है, डे मतलब कितने दिन प्रश्न में दे रखे हैं। प्रश्न में देखिए लिखा है 16 दिन काम करते हैं, तो 16 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि M1 D1। H1 क्या है, H मतलब होता है हावर, यानी कि आवर मतलब घंटे। तो प्रश्न में घंटे नहीं दे रखे हैं, तो आप H1 और H2 को प्रश्न में नहीं रखेंगे। प्रश्न में जो दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला रखिएगा। तो यहाँ पर H1 नहीं रखेंगे। M2 आपका प्रश्न में क्या रह रहा है, 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12, M2 मतलब क्या है, M2 मतलब मैन है, तो 12 मजदूर हैं, तो 12 आप उसकी जगह रख देंगे। और जो D1 है, यानी कि जो D2 है, पूछा ना इस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 आपको निकालना है। यहाँ पर इन्होंने अपना D1 मान लिया, वो नहीं है, आपको मेन चीज समझना है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे रख लीजिए, 12 को बटे में ले जाएंगे, 30 × 16/12 काटेंगे पीटेंगे, तो 40 दिन आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आसानी से आप कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखिएगा। माध्यिका वाले मैंने प्रश्न आपको पहले भी बताए हैं, आपका सम विषम आपको ध्यान रखना होता है। ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, आपको इन्हें गिनना है। जैसे यहाँ पर 9 दे रखा है, तो ये आपकी एक विषम संख्या है। 9 विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका n+1/2। n+1/2 यहाँ पर जो n का मान है वो 9 ही रखेंगे, जितने यहाँ पर मान दे रखे हैं, यानी कि टोटल 1 2 3 4 इस टाइप से 9 तक, तो 10/2। और यहाँ पर जो 5वां पद निकल रहा है, वो यहाँ पर आप देखेंगे 5वें पे कौन आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10 आ रहा है, यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। भाग विधि से करना, ये सब देख लीजिएगा कि नॉर्मल कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट लिखा होता है प्रश्न में, भाग विधि से करिए। एक प्रश्न इस टाइप का भी आता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 2149 और 1535 को पूरी तरीके से विभाजित करे। तो ये जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं, इसको आपको क्या करना है, भाग विधि से इस प्रकार निकाल लीजिए। लास्ट में जो 307 आ रहा है, यही वो जो है वो संख्या हो जाएगी। प्रश्न कई बार क्या होते हैं, ईजी होते हैं, आपको लैंग्वेज लगता है कठिन है, पर इसीलिए मैंने आपको हर टाइप का प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। बॉड मास का आपको एक ना एक प्रश्न में अवश्य पूछ लिया जाता है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे। सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ब्रैकेट पे जा रहे हैं, फिर प्लस माइनस, जो बॉड मास का पूरा रूल होता है, अलग से मैंने बताया भी है, तो उसका क्रम ध्यान रखिएगा। और इस टाइप का प्रश्न को गलत बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट सीधे सीधे आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, यानी इसके रूल रेगुलेशन पढ़ लें, तो सीधे सीधे आपको इसमें नंबर मिल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बॉड मास के सरल प्रश्न आते हैं, वो गलत कर जाते हैं लोग, तो वो गलती ना करिएगा। एक प्रश्न इस टाइप का भी आता है कि किसी गांव की कुल महिलाओं की संख्या दे रखी है आपको 3x+4, महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर दे रखी है इतनी, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए कि मैं आपसे कहूँ A और B का मान आपको दे रखा है कुछ, और A की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ, तो आपको B निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात, A+B का जो दोनों का योग है उसमें से A आप घटा देंगे तो बचेगा तो B, तो B की वैल्यू आप क्या करेंगे, सिंपल सा माइनस करके जो है वो निकालते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न किसको लेकर के, आपको सर्वांशम प्रूव करना होता है। तो 3 ऊपर मैंने दिखाए थे, कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, इस टाइप से होते हैं, वो आपको तीनों, 2 जैसे कि आपको त्रिभुज दे रखे हैं उसमें बराबर कर देंगे, तो ये सर्वांशम आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर कोण भुजा कोण जो है वो दिखाया गया है कि
दो कोण आपस में बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। जैसे AD बराबर AD, तो AD नीचे वाले की भी बराबर है, इसकी भी AD बराबर, दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों बराबर है। इसी प्रकार CAD आपका बराबर है BAD के, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है इस वाली के बराबर है। इसी प्रकार इधर का भी दिखा दिया, तो दो कोण हो गए, एक भुजा हो गई, सर्वांग त्रिभुज हो गया। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको दिखा चुका हूं ऊपर, BTC 2016 में आया था। इस टाइप के प्रश्न मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका ये भी बहुत अच्छा है, वो जो पूछा जाता है कि एक कमरे का फर्श आपको 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर में आपका दे रखा है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल आपको लगाने हैं, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको कमरे का फर्श दे रखा है इतना गुणे इतना, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करना है, और जब आप निकालेंगे तो नीचे आपको 25 जो है वो प्राप्त होगा। और प्रश्न में कमरे की फर्श का वर्गाकार टाइल लगाने, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे टाइल का, तो आपने 25 निकाला तो 25 गुणे 25 आपका हो जाएगा। तो 25 गुणे 25 को आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है टाइलों की संख्या आपको बतानी है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए ये जो पहले का कमरे का फर्श दे रखा था उससे डिवाइड कर देंगे इन टाइलों के क्षेत्रफल से, तभी तो आप टाइलों की संख्या निकालेंगे। तो बस टाइलों की संख्या निकालेंगे, 204 टाइल आपका आ जाएगा। एक प्रश्न आपका ये भी अच्छा है, नीचे जो दे रखा है 27 नंबर की अभाज्य संख्याएं आपको निकालनी है 100 और 110 के बीच। कई बार यही प्रश्न और थोड़ा सा वैसे आपके लेवल पर हो सकता हो ना पूछा जाए, SST वगैरह पे आप देखेंगे तो 0 से लेकर 100 तक पूछ ली जाती हैं अभाज्य संख्याएं, तो उनके करने की बहुत सी ट्रिक्स भी होती हैं। यहाँ पर 100 से 110 के बीच में पूछा गया अभाज्य संख्याएं 101 हो गया, 103 हो गया, 107 हो गया, 109 से जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे। जैसे 101 है तो वो आपकी हो जाएगी, तो 100 और 110 के बीच इस प्रकार से पूछी गई थी 2016 में। अगला प्रश्न 29 वाला दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 शेषफल 0, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, जो संख्याएं हैं वो आपको माननी पड़ती हैं। जैसे एक संख्या x मान ली तो दूसरी x प्लस 48 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ना दोनों संख्याओं का अंतर 48 है, अंतर 48 है, तभी एक जोड़कर आपने x प्लस 48 के फॉर्म में माना है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कैसे कहने, कैसे, जैसे कि x एक संख्या माइनस x प्लस 48, और दोनों का अंतर कह रहा है ना 48 है, या इसको लिख के ना समझिए, ऐसे समझिए कि x इधर है, x प्लस 48, दोनों में घटाएंगे x हट जाएगा, बचेगा तो 48 ही, तभी तो डिफरेंस 48 आएगा। अगर आप माइनस में मान लेंगे तो आपका नहीं आएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या मान लेंगे, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी संख्या आपने क्या मानी है, x प्लस 48, क्योंकि x प्लस 48 ही बड़ी है, स्पष्ट दिख रहा है, तो लिखा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो x प्लस 48 में x से भाग देंगे, क्योंकि छोटी संख्या x है, तो x प्लस 48 बटे x, भाग देने पर भागफल 5 आएगा, तो बराबर में 5 लिखा है। और शेषफल 0 आएगा, तो शेषफल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, नीचे बटे में 1 लिख सकते हैं। दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, और जो भी x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पर x का मान आपसे यहाँ नहीं पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न में जो भी वैल्यू आएगी x की, वो यहाँ पर आप रखेंगे। तो पहली संख्या तो x ही आपने मानी है, तो एक संख्या तो आपकी जो आएगा x के मान x का वही हो जाएगा। दूसरी संख्या को निकालने के लिए x में 48 आप जोड़ेंगे, इस प्रकार से दोनों संख्याएं आपकी निकल के आएंगी। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ऊपर प्रश्न में, ये इस टाइप से आप करेंगे, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 12 में 48 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, ये आपका हो जाएगा। बॉड मास पे आधारित भी प्रश्न एक ना एक अवश्य पूछा जाता है, ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था, और जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं 8 माइनस 1 के ऊपर एक लाइन खींची है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, कई लोग इसको नहीं सॉल्व करते हैं। ये आपका जो बॉड मास लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग में सबसे आता है। 31 नंबर प्रश्न, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके, आप सभी का उठाकर क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेंगे, और 60 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग आपको 24 है, उनमें एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बस क्या है, x की वैल्यू आपको माननी होती है। एक संख्या अगर x मान ली तो दूसरी उसकी जस्ट डबल होगी, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है दूसरे की 2 गुनी है तो 2x हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, यानी x प्लस 2x बराबर 24 होगा, 3x बराबर 24 होगा, x की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी। प्रश्न में कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी संख्याएं लिखा है ना, कई लोग क्या करते हैं केवल x का मान निकाल के चले जाते हैं और प्रश्न में पढ़ते नहीं है कि दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, दोनों संख्याओं पूछी गई, यानी x की वैल्यू आप पहले में रखेंगे तो पहली संख्या 8 हो जाएगी, और x की वैल्यू दूसरी संख्या में भी रखेंगे तो 2 गुणे 8 यानी कि 16 हो जाएगी। तो यहां तक आपका पूरा आंसर होगा।
एक प्रश्न आपका 36 नंबर बहुत अच्छा, ये भी पूछा जाता है। करना क्या होता है इसमें कि एक न्याय पंचायत में इतनी कुल ग्राम सभाएं दे रखी हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में उतने ही नलकूप हैं जितने की वहां पर न्याय पंचायत है। ये लिखा है ना, प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस इतने नलकूप हैं और एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं पूछा गया है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका मान आएगा इसमें आप एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। लास्ट में आपका एक संख्या में मान आएगा नलकूपों की, वही संख्या जो है आपकी 60 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न में आपको केवल और केवल उसकी लैंग्वेज को समझना है और ये सभी प्रश्न जैसे 2016 में आए, मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया है। ये चीजें तो मैं आपको बहुत स्पीड में यहाँ बता रहा हूँ, पर मैंने वहां पर बताया था कि एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं तो क्यों गुणा करेंगे, वो सारी चीजें मैंने, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती होगी उसको भी समझ में आए इस टाइप से मैंने कोशिश की थी। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होता है, वो छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है। छोटी से छोटी का मतलब क्या है आपका लघुत्तम, और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है महत्तम। दोनों का डिफरेंस समझिए। एलसीएम मतलब ही, लघुत्तम मतलब ही होता है एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 12, 16, 18 और 21 दे रखा है इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम। निकल कर कितना आएगा, इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 1008। ये आया प्रश्न में। प्रश्न में एक छोटी सी शर्त भी दे रखी है कि 7 घटाने पर वो इन सभी से विभाजित हो, ऐसी आपको संख्या बतानी है। तो यहां से जो एलसीएम निकल के आया है वो इन सबसे विभाजित है, पर प्रश्न में कह रहा है कि 7 घटाने पर ये इनसे विभाजित हो, यानी इसमें अगर आप 7 जोड़ दें तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 1015। यानी कि 1015 में अगर आप 7 घटा देंगे तो ये चारों संख्याओं से ये जो संख्या है 1008 वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस केवल छोटी सी चीज समझने वाली है। प्रश्न को मैं फिर से एक बार बता देता हूं। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वो इन सबसे विभाजित हो जाए, यानी 1008 जो आपको प्राप्त हुआ है ये तो इन सबसे ऑलरेडी विभाजित है, पर प्रश्न में आपको कह रहा है कि ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसमें अगर आप 7 घटा दें तब जो संख्या प्राप्त हो वो सबसे डिवाइड हो। तो हम इसमें अगर 7 जोड़ दें तो 7 एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, वही घटाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान जो है उसकी लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च जो है वो क्या आएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने ये पूरा आपको लिख के, मुझे आज भी याद है, बोर्ड पर मैंने एक एक कराया था प्रश्न, पूरा एक एक लाइन इसमें समझाई थी कि कैसे आप क्षेत्रफल इसका एक दूसरे से घटाकर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई जो है ये आपकी दे रखी है और इसके समांतर जो सड़क है वो ये वाली है जो ऐसे ऐसे दे रखी है, और वो आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। प्रश्न में कह रहा है ना इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। तो लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लंबाई आपकी तो 80 रहेगी, चौड़ाई आपकी 5 हो जाएगी। 80 गुणे 5 आपका 500 मीटर होगा। इसी प्रकार आप चौड़ाई के समांतर भी बात करेंगे तो चौड़ाई जो है आपकी प्रश्न में कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। उसके समांतर जो है आपकी चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है ना, तो उसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई 60 गुणे 3 करेंगे तो 180 मीटर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये दोनों आपका निकल के आ गया। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न में दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो दोनों में कॉमन है, इसके लिए लंबाई 5 चौड़ाई 3, तो 5 गुणे 3 15 मीटर स्क्वायर दोनों में कॉमन जो है वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इन 500 और 180 को जोड़ के ये जो कॉमन है दोनों को इसमें घटा देंगे। मैं आपको दिखाता हूं नीचे 500 दोनों जो सड़क का क्षेत्रफल है उसमें 400 और 180 जोड़ेंगे और उसमें से 15 जो है वो घटा देंगे। ये हो जाएगा 500 आपका 80 और उसमें से 15 घटाएंगे तो 565 मीटर स्क्वायर ये सड़क का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब प्रश्न में खर्च पूछ रहा था 15 रुपए के हिसाब से। अब 565 मीटर वर्ग मीटर आपका पूरा है, 1 मीटर के हिसाब से 15 रुपए, तो 565 के वर्ग मीटर के हिसाब से 15 गुणे 565 होगा, तो गुणा करने पर 8475 वर्ग 475 रुपए, 8475 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में खर्च पूछा गया था। इस चीज को देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था, खर्च क्या आएगा, ये आपसे जो है वो पूछा गया था। और एक चीज प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड गलत लिखा गया है। 80 गुणे 5 तो आपका 400 होता है, 5 8 जब 40 होता है ना, तो ये 500 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आपका 400 यहाँ पर होगा।
वहां नीचे सही लिखा था 400 और 180 जोड़ा गया था, तभी तो आपका 580 आया था। तभी 580 में से आपने तो 15 घटाया था, तो ये 400 होगा। नीचे देखिए सही भी लिखा है, मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सही लिखा था बिल्कुल 400, यहाँ पर देखिए लिखा था, वहां ऊपर गलत लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से भी आता है, आयु पर आधारित पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है 6। इस प्रश्न को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है आप इसे XY मान के करिए, और दूसरा तरीका बहुत अच्छा होता है जब आपसे प्रश्न ना हो। तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। प्रश्न में लिखा होता है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो आपको एज्यूम करना होता है वो आयु जो कि इन सभी शर्तों पर जो है वो सही आए। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, वो आपको करना होता है प्रैक्टिस से। अधिकतर आप जब कंपटीशन लेवल वाले प्रश्न करते हैं तो उसमें तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप उन ऑप्शन को ही इसमें रख देते हैं यहाँ पर कि कौन सी शर्त को जो है सभी शर्त को पूरा कर रहा है, तो वहां से तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर वो इतना पॉसिबल नहीं होता है, पर जब नहीं आता है तब वो आप तरीका कर सकते हैं। पर आपके DLED के लेवल पर जो तरीका होता है वो ये इसी XY के तौर पर है। जो जो प्रश्न में दे रखा है, जैसे पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है तो y बराबर 4 है, इस प्रकार से समीकरण बना लेंगे, फिर दोनों को हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, वहां से फिर दोनों की वर्तमान आयु निकालने के लिए वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो ये तरीका आपका पूरा होता है। और वैसे अधिकतर प्रश्न अगर आपके कंपटीशन लेवल में आते हैं आयु वाले, तो ऑप्शन से आप करिए, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। 44 प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा आपको 30 मीटर दे रखी है और कह रहा है कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च DLED 2018 में आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप देखिए, वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 30 गुणे 30 कितना होगा, 900 वर्ग मीटर आपका पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा आपका होता है। एक भुजा दे रखी है तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न में आगे कह रहा है कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। पार्क में आपको 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की घास लगवाने का खर्च दे रखा है, तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको निकालना होगा। तो 1 मीटर जब आप यहां से निकालेंगे, प्रश्न में यहां पर कुछ गड़बड़ दे रखा है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये नहीं कह रहा है कि इस वर्गाकार पार्क जो है इसकी जो भुजा है उसके अंदर, मतलब कि 30 मीटर तो आपका ऑलरेडी है, पर इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, ये प्रश्न में कह रहा है। तो इन्होंने 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का जो क्षेत्रफल निकाला है, ये गलत किया है। इनको क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता लगा है, तो रास्ते के साथ क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका होगा 30 प्लस 1 प्लस 1, और ये आपकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई में भी इसी प्रकार 30 प्लस 1 प्लस 1, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 32 गुणे 32 आपका यहां से आएगा, और 32 गुणे 32 आपका 1024 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका निकल के आएगा। अब प्रश्न में रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस 1024 में से जो पहले हमने निकाला था 900 वाला, उसको घटा देंगे। इसको हम रफ करते हैं, 1024 जो है ये हमने जो निकाला, इसमें से हम घटाएंगे किसको, 900 वर्ग मीटर को, और घटाने पर आपका आएगा 124 आएगा, 124, क्योंकि इधर 24 है वो 100 बचेगा, हाँ 124, और साथ में वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर जो है आपके यहां से आएगा। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया। और प्रश्न में थोड़ा सा आप गौर कीजिए, तो प्रश्न में कह रहा है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न को आप 124 के हिसाब से निकालेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा, तो यानी कि इनका फिर प्रश्न सही होगा। पर मैंने आपको एक और टाइप बता दिया, रास्ते का क्षेत्रफल करके भी पूछा जाता है। तो 124 को आप गुणा करेंगे 2 रुपए के हिसाब से, इनका ये आंसर सही है। तो 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 248 आपका यहाँ से रुपए आ जाएगा आंसर। पर इस चीज को ध्यान दीजिए, प्रश्न में जब पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल, इन्होंने जो यहाँ पर पूछा गया है वो लिखा है पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है, किसमें, पार्क में। तो इनका प्रश्न तो उस हिसाब से सही है, क्योंकि एक वर्गाकार पार्क आपको दे रखा है और इसकी भुजा आपको 30 दे रखी है, और इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि वो जो चौड़ा रास्ता है वो इसी के साथ में ही इनका कहना है कि जुड़ा हुआ है, और ये कह रहा है कि पार्क में लगाना है। तो इन्होंने क्या किया, जो बाहर चौड़ा रास्ता है उसको घटा दिया, जो अंदर आपका टोटल पार्क था, तो बचा क्या आपका टोटल जो लगाने भर का जो पार्क है वो बचा है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया ना कि 2 रुपए
प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में घास लगवाने का खर्च, तो ये आप इसलिए इनका 784 का 2 रुपए के हिसाब से 1568 रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बार मैं बहुत सरल और साधारण शब्दों में आपको बता देता हूं कि जब प्रश्न में पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, तब आप क्या करेंगे, उसको बाहर बना करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घटाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। प्रश्न में जब पूछा गया है पार्क का क्षेत्रफल और पार्क के साथ साथ जो चौड़ा रास्ता है वो भी दे रखा है, तो आप टोटल पार्क में से उस जो रास्ता है उसको उसका क्षेत्रफल निकालकर माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके प्रति रुपए के हिसाब से निकालेंगे। इस टाइप के प्रश्न देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी वाला भी आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 2/2/5 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जो है वो ज्ञात करनी थी। और इस टाइप के प्रश्न को करने का आपको क्या ध्यान रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय से ही सारे आपके इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपको यहाँ पर प्रश्न में x आपने लंबाई मान ली है, समय आपका 12/5 प्रश्न में दे रखा है, 5 दूना 10 और प्लस ऊपर 2 करेंगे और बटे में 5, 12/5 होगा। x बटे 12/5 रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इस चाल बराबर यानी कि 5x, ये जो 5 है आपका, ये जब बटे में लिखेंगे तो ऊपर x से मल्टीप्लाइड होगा, तो 5x और बटे में 12, तो 5x बटे 12 रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा दूरी बटे समय के। तो दूरी यहाँ पर जो x प्लस 120 है वो लिखा है प्रश्न में। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसलिए x के साथ 120 को रखा गया है और समय आपका 12 सेकंड है, तो बटे में 12। इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 30 मीटर निकलेगी और जो x माना था वो आपने रेलगाड़ी की लंबाई मानी थी, इसीलिए रेलगाड़ी की लंबाई आपकी यहाँ से 30 मीटर आ जाएगी। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो भी सभी मान दे रखे हैं, दूरी आपकी 5 गुणे 30 यानी कि 5x बटे 12 समथिंग था, उसको आप मान रखेंगे, इससे सॉल्व करेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मैं इतना स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं आपको टच करा दूं, ताकि पेपर में आप अच्छे से अच्छे करके आए। बारंबारता बंटन मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको पहले ही बताए। शंकु का आयतन हो गया, गोले का आयतन हो गया, अर्धगोले का आयतन है, जितने भी आपके सूत्र हैं उनको अवश्य रट लीजिएगा। कई बार प्रश्न डायरेक्ट सूत्र पर ही आधारित आते हैं। इस टाइप का प्रश्न मैंने करा दिया। ऊपर दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से। एग्जैक्ट मैं आपको प्रश्न नहीं करा रहा हूं, मैंने टाइप बता दिया है कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा x मान के आप करेंगे। जो भी यहाँ पर आपको दे रखी है शर्त, वही सेम शर्त आप यहाँ पर रखेंगे और वहां से x की दोनों वैल्यू निकालना है। जब लिखा होता है प्रश्न में संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो x का मान रख के दोनों संख्याएं आपको निकालनी होती है। ये भी प्रश्न आपका अच्छा है, देख लीजिए कि एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल आपको 36 वर्ग मीटर दे रखा है और इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितने तार लगेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना कि चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर ऑलरेडी दे रखा है। भुजा स्क्वायर सूत्र होता है, तो भुजा स्क्वायर 36 के बराबर रखेंगे। भुजा की वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आ जाएगी, 6 गुणे 6 36 के बराबर होगा। प्रश्न में फिर क्या पूछा गया है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए उसकी भुजा की, तो भुजा की लंबाई तो आपने निकाल ली और 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप एक फेरा निकालेंगे और एक फेरा निकालने के लिए आप निकालेंगे इसका परिमाप। परिमाप इसका होता है 4 गुणे 1 भुजा, और यहाँ से एक भुजा आपने 6 निकाल लिए, तो 4 गुणे 6 24 मीटर के आपके बराबर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, ये आपका एक फेरा निकल के आया और आपसे प्रश्न में 5 फेरे पूछे गए थे, तो 5 फेरे तार लपेटने की लंबाई 5 गुणे 24 यानी 120 मीटर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएलएड 2019 में भी यदि आप प्रश्न देखेंगे तो इस टाइप से आए थे, इसको सरल करना था, घटा के आप आसानी से कर सकते हैं। तो लगभग मैंने सभी टाइप के प्रश्न आपको करा दिए, पूरा आपका कह सकते हैं अलग अलग टाइप के प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 95 वाला हम आपसे पूछ रहे हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। आगे आने वाले जो सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी का कोर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जब भी आपके पास समय हो देख सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और प्रश्न पूछने से पहले कल के पेपर के लिए आप सभी छात्रों को, जितने भी लोग पेपर देंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के, सभी को पेपर के लिए बेस्ट विशेष और अच्छे से अच्छा सभी लोग पेपर करके आइएगा। अब देखते हैं हमारा प्रश्न जो आपको सॉल्व करना है स्वयं से और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताना है। प्रश्न आपका क्या है कि एक मैदान की लंबाई आपको 30 मीटर दे रखी है,
चौड़ाई आपको 15 मीटर प्रश्न में दे रखी है और कह रहा है कि यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। 2019 में सबसे लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और यही आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताना है। देखते हैं कितनी अच्छी आपकी तैयारी और कितने अधिक से अधिक लोग इसका आंसर बताते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हर टाइप के प्रश्न मैंने करा दिए हैं, आप अंतिम समय से देख के जाएंगे तो एक रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि थोड़े से कंपटीशन लेवल वाले रेलगाड़ी वाले प्रश्न हो गए, परसेंटेज वाले, एक बार देख लीजिएगा ताकि प्रश्न यदि वहां से आए तो आप उसे कर ले जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।